हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस में। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? हु इज़ एम्प्लॉय? सर एम्प्लॉय क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेजुएटी हम पूरा सीख रहे हैं वो देनी किसका आपको? एम्प्लॉय का। तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि हु इज़ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी इट कैन बी एनी पर्सन, वो कोई भी पर्सन होता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है अदर देन अप्रेंटाइज। सर व्हाट इज़ अप्रेंटाइज? अप्रेंटाइज वो होता है जो आपके वहाँ काम करता है और आप उसे पैसे देते हो, वैसा नहीं, उसे तो एम्प्लॉय कहते हैं। ये क्या है, वो आपके वहाँ काम करने आता है और वही आपको पैसे देता है क्योंकि वो सीखने आ रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकलशिप की हम बात नहीं कर रहे हैं। अप्रेंटिस यानी क्या होता है कि मान लो आपको ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर जाके सीखना है कि एक्चुअली ऑटोमोबाइल कैसे बनता है। थियरी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो प्रैक्टिकल के लिए आप वहाँ पे गए। अब जैसे ही वहाँ पे गए तो उन्होंने आपसे बोला कि भाई हम आपको सिखा देंगे, लेकिन हम उसके लिए आपसे इतना चार्ज करेंगे हर मंथ। तो उसे अप्रेंटिस कहते हैं। उसे एम्प्लॉय की कैटेगरी में हम नहीं रखते, उसे ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। जिसको एम्प्लॉय उसे कहते हैं जिसे हम क्या देते हैं? वेजेस। उसके साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स किए होते हैं। सर टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होने चाहिए? वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। सर वो क्या होता है एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड? एक्सप्रेस यानी आपने उसे रिटर्न कैलकुलेशन किया था, पूरे सैलरी, पूरे साल का पैकेज आपको आपने उसको ऑफ़र लेटर दिया है, तो उसके अंदर सब डिटेल लिखे, वो एक्सप्रेस टर्म होता है। इम्प्लाइड यानी मान लो अपने वहाँ कोई नॉर्मल काम करने वाला आ गया है, से फॉर एग्जाम्पल साफ़ सफाई करने वाला आ गया, तो उसको हम अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते, लेकिन फिर भी वो हमारा एम्प्लॉय है। उससे सर हम क्या काम करवा सकते हैं? तो उससे आप कोई भी काम करवाते हो उसे एम्प्लॉय बोलेंगे। या आप उससे मैनुअल काम करवा रहे हो, या क्लरिकल काम कर रहे हो, या अकाउंटिंग काम करवा रहे हो, कोई भी काम करवा सकते हो उससे। सर कहाँ पे? तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये एक्ट एप्लीकेबल है फैक्ट्री को, माइन को, ऑयल फील्ड को, प्लांटेशन को, पोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहीं पे भी अगर आप एम्प्लॉय रख रहे हो तो उसको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर कर देंगे एंड यू विल बी लायबल फॉर ग्रेजुएटी एक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इट डज नॉट इंक्लूड, यानी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अप्रेंटिस प्रीमियम है तो आपको ध्यान रखना है कि वो पूरी एक्ट में से बाहर अप्रेंटिस। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि अगर फॉलोइंग में से कोई भी चीज़ उन्होंने बोली तो वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में से बाहर है। जैसे सबसे पहले पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको इस एक्ट से बाहर रखा है। सर क्यों बाहर रखा है? आप इनकम टैक्स जब पढ़ते हो, सैलरी चैप्टर पढ़ते हो, तो ग्रेजुएटी का जब कैलकुलेशन करते हो तो आपने देखा होता है कि एक फॉर्मूला वो रहता है कि भाई लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। तो नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड हम देखेंगे 10 मिनट बाद। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको पूरा ग्रेजुएटी एग्जेम्प्ट होता है, इसीलिए वो इस एक्ट में नहीं आता, वो इस एक्ट से बाहर रहता है। और गवर्नड बाय एनी अदर एक्ट, अगर आप कोई स्पेसिफिक अदर एक्ट में कवर होते हो तो भी आपको इस एक्ट में नहीं लाया जाएगा। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो वो हो गया आपका बेसिक एम्प्लॉय क्या है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है तो हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही ये 2 टॉपिक खत्म होते हैं, उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को खुद पढ़ने हैं और खुद डिस्कस करना है। फिर मैं सिर्फ आंसर की समरी दे दूंगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, वो नहीं पूछते जनरली, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल कैटेगरीज। सर कौन सी ऑल कैटेगरीज? ऊपर जो हमने फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड वो सब देखा था, वो कैटेगरीज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसकी बात करते हैं पहले। तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि पर्सन अपॉइंटेड बाय appropriate government for supervision and control of employees। यानी सबसे पहले गवर्नमेंट ने अगर किसी को अपॉइंट किया है तो वो एम्प्लॉयर हो जाएगा, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी। कंपनी तो है ही, लेकिन सर अगर गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट नहीं किया है तो से इफ़ नॉट, तो फिर वो बोल रहे हैं इन दैट सिचुएशन हेड ऑफ मिनिस्ट्री
और डिपार्टमेंट कंसर्न का जो हेड है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर ग्रेजुटी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो। दूसरा, इफ ऑल कैटेगरीज यानी अगेन सेम थिंग, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड एक्सेट्रा विच आर अंडर लोकल अथॉरिटी, वो लोकल अथॉरिटी के अंडर है, नॉट अंडर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उन्होंने जो पर्सन अपॉइंट किया है वो पर्सन अपॉइंटेड बाय लोकल अथॉरिटी। लेकिन सर उन्होंने नहीं अपॉइंट किया किसी को, तो इफ नॉट, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लोकल अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर। सर ये लोकल अथॉरिटी वाला भी केस नहीं है, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। इन एनी अदर केस, बाकी सिचुएशन के अंदर पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं या छोटी सी प्रोप्राइटर्स फर्म की बात करते हैं या छोटी सी दुकान की बात करते हैं जहाँ पे 20 लोग हैं, तो वो एक्ट के अंदर आ गया। उसका मतलब उसमें कौन इंचार्ज होगा, तो वहाँ पे जो मेन पर्सन है जिसके हाथ में सब कंट्रोल है, ही विल बी लायबल, ही विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर। अगर कंपनी है तो कंपनी के अंदर मैनेजर होगा या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या वॉट एवर नेम कॉल्ड, आप उसका कोई भी नाम रखो, द मेन पर्सन हु इज हैविंग अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर। तो हमने क्या देखा, दो मेन डेफिनेशन देखी हमने, एम्प्लॉई की और एम्प्लॉयर की। अब आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंट वन, वेजिस किसे कहते हैं, व्हाट इज वेजिस। वेजिस में से काफ़ी बार डेफिनेशन में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखो। वेजिस यानी क्या, ऑल इमोल्यूमेंट्स अर्न, यानी जॉब करते वक्त आपको जो भी पैसे मिले हैं या और कोई चीज़ मिली है, काइंड मिले, वो सब वाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव। कई बार क्या होता है, कैजुअल लीव होती है, आप छुट्टी लेते हो तो भी आपको सैलरी मिल जाती है, वो भी वेजिस में आएगा। एज पर टर्म्स पेड और पेएबल टू हिम इन कैश, ये इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, साथ में क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है वो है वेजेस इंक्लूड्स डीए। डीए आपको पता ही होगा, डीए स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस, बट वेजेस डजंट इंक्लूड, ये याद रखो, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। क्या इंक्लूड नहीं है, बोनस, कोई भी कमीशन, एचआरए, ओवर टाइम, ऐसी कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं कि भाई फॉलोइंग ए पर्सन इज कवर्ड अंडर ग्रेजुटी, तो व्हाट इज इंक्लूडेड इन हिज वेजेस, बेसिक वेजेस, डीए, एचआरए, बोनस। 2 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 2 चीज़ इंक्लूड होगी और 2 चीज़ एक्सक्लूड होगी, वो आपको याद रखना है। आगे एक बेसिक कन्फ्यूज़न जो लोगों में रहता है, लेमेन इस तरह से ही बोलते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए। 2 चीज़ होती है, सुपर एन्यूएशन और रिटायरमेंट। जनरली रिटायरमेंट हमें ऐसा लगता है, हमें पता ही है कि जब लोग रिटायर हो जाते हैं एज के बाद, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं, तो वो गलत है इंटरप्रिटेशन पूरा। जो एज वाइज रिटायर होते हैं, एज वाइज रिटायरमेंट जिसका होता है, उसको हम रिटायरमेंट बोलते ही नहीं हैं। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है आपको, सुपर एन्यूएशन। यानी जो 55, 58, 62 एज पर नॉर्म्स जो रिटायर होते हैं उसको सुपर एन्यूएशन बोलते हैं। तो सर रिटायरमेंट किसे बोलते हैं, अदर देन सुपर एन्यूएशन। सर वो क्या होता है, मान लो आप 30 एज पे जॉब छोड़ रहे हो या बिजनेस में आ रहे हो, तो वो पर्टिकुलर जॉब आपने छोड़ दी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस कि सुपर एन्यूएशन एज वाइज है और एज वाइज सिवाय अगर आप जॉब में से निकल रहे हो तो उस सब के केस में हम उसको क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट। फिर एक छोटा सा 2 लाइनर होगा कि हु इज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं। 4 केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी के केस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है।
अभी जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है पहले सेट के अंदर वो नेक्स्ट कैटेगरी में से है कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या होता है। तो उसको वो लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 1 ईयर, जो है उसको हम बोलते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अभी देखो यहाँ पे मिसकंसेप्शन बहुत है। कंटिन्यूअस आप कितने साल जॉब में आए, कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने छुट्टी ली ही नहीं, छुट्टी तो होगी ऑब्वियस, संडे होता है, फेस्टिवल होता है, वो सब छुट्टियाँ रहती है, फिर भी आप कैसे बोल सकते हो वो कंटिन्यूअस सर्विस है। तो उसके लिए उन्होंने थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए हैं एक्ट में, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इट्स वेरी ईजी। जैसे सबसे पहले हम इस तरह से समझ रहे हैं कि आप एम्प्लॉय हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी कितने दिन काम करती है, वर्क्स 5 days इन अ वीक, 5 दिन काम कर रहे हो आप। उसका मतलब क्या होगा, 5 दिन काम कर रहे हो, उसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि सैटरडे एंड संडे विल बी वीक ऑफ, उस दिन आपकी छुट्टी है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आप माइन में काम करते हो तो आपको 190 डेज से ज़्यादा आना है। कोई एस्टैब्लिशमेंट में आप काम कर रहे हो तो 190 डेज से ज़्यादा आना है, ग्रेटर देन। सर उसका क्या मतलब हुआ, आप समझो कि सैटरडे संडे को छुट्टी को मैं निकाल देता हूँ, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके समझ में आए इसके लिए। मान लो हम ऐसा गिनते हैं, सैटरडे एंड संडे 2 दिन इंटू पूरे साल में 52 वीक्स, तो कितने हो गए 104। तो 365 में से 104 तो छुट्टी है, तो बाकी कितने बचे 261। तो 261 में से अगर आप 261 में से 190 डेज अगर आप आते हो तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप पूरे साल आए हो। ओके, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूस आना है, 1 महीने छुट्टी हो गई लेकिन 261 में से 30 डेज नहीं आए तो भी 231 डेज हो गए। 231 डेज आए तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप पूरे साल आए हो। ओके, सो कंटिन्यूस का मतलब ऐसा ही है कि पूरे साल में आपको 190 डेज से ज़्यादा आना है। लेकिन एक चेंज है थोड़ा सा कि इफ़ कंपनी वर्क्स इन एनी अदर केस, ऐसा लिखा है बुक में, लेकिन एनी अदर केस यानी क्या, ऊपर 5 दिन की बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे क्या बात करते हैं 6 दिन की। यानी वीक में आपके वहाँ सिर्फ मान लो संडे को छुट्टी है, हर जगह पे सैटरडे को छुट्टी नहीं रहती, तो यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा दिन आना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय नीड्स टू कम 240 डेज, यहाँ पे आपको 240 डेज आना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप समझो अगर हम संडे की ही बात करते हैं तो 365 में से 52 संडे में निकाल देता हूँ तो 313 दिन। 313 दिन में अगर आप 190 वाला ऑप्शन रखोगे तो कितनी सारी छुट्टी हो जाएगी, फिर भी उसका पूरा साल मान लिया जाएगा। तो वहाँ पे बोलते हैं जब 313 दिन की बात कर रहे हैं तो आपको मिनिमम कितना आना पड़ेगा 240। सर हमें क्या याद रखना है, क्वेश्चन में आपको देखना है कंपनी वर्क्स 5 डेज इन ए वीक तो आपको 190 डेज आना है, अगर 6 डेज इन ए वीक तो आपको 240 डेज आना है। उसी तरह से आपको याद होगा, अगर आप ग्रेजुएटी बहुत ध्यान से देखा है आपने इनकम टैक्स में, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ विल बी कंसिडर्ड एज ईयर, यानी 6 महीने से ज़्यादा अगर आप आए तो उसको पूरा साल मान लेंगे। तो अब क्वेश्चन वो है कि 6 महीने का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एग्जैक्ट इसका हम हाफ कर देते हैं, यानी 6 मंथ के कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप ऊपर वाले केस में हो 5 डेज़ वाला तो आपको 190 डेज़ की जगह कितना आना पड़ेगा 95 डेज़ आना पड़ेगा 6 मंथ के लिए। यानी आप 95 से ज़्यादा है तो 6 मंथ प्रेजेंट है ऐसा मान लिया जाएगा। और अगर 240 वाले कैटेगरी में हो तो आपको 120 डेज़ आना है। सर इसका क्या फ़ायदा, मान लो आप 10 साल और 7 महीने आए हो तो वो 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको हम क्या मान लेते हैं पूरा साल। लेकिन 6 महीने क्या, तो 6 महीने के लिए वो लोग बोल रहे हैं 95 डेज़ इन फर्स्ट कैटेगरी, 120 डेज़ इन सेकेंड कैटेगरी। लेकिन कई बार क्या होता है हमारा पूरा बिजनेस ही सीजनल है, सीजनल बिजनेस है, पूरे साल चलता ही नहीं। तो सीजनल केस में उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो भी वर्किंग डेज है, क्योंकि कई भी सीज़न सिर्फ 3 महीने के होते हैं, 2 महीने के होते हैं, तो जितने दिन वर्किंग है उसके 75% डेज अगर आप आए हो तो हम मान लेंगे पूरे साल आए हैं। जैसे एग्जांपल सीज़न 200 दिन की है तो उसका 75% क्या होगा 150 डेज़। तो अगर आप 150 डेज़ प्रेजेंट हो तो आपको ऐसा मान लेना है कि वो फुल ईयर प्रेजेंट था, पूरे साल ही प्रेजेंट था। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आएगा कि अगर आप एब्सेंट भी हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज प्रेजेंट।
आप एब्सेंट हो तो भी एक्ट वो बोलेगी हम आपको प्रेजेंट मान लेंगे फॉलोइंग सिचुएशंस के अंदर। सर वो क्या है? सबसे पहले लेड ऑफ। सर व्हाट इज़ लेड ऑफ? आप कंपनी में पहुंच गए लेकिन कंपनी में लाइट नहीं थी। आप कंपनी में पहुंच गए, कंपनी में रॉ मटेरियल नहीं था। लोग पहुंच गए, कंपनी को कोई प्रॉब्लम था, हम पूरे दिन बैठे रहे। तो हम अगर पूरे दिन बैठे रहे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप घर पे चले गए, आपका काम नहीं था, ये था, तो हम आपकी सैलरी काट देंगे। मान लो कंपनी की कोई गलती की तो कंपनी 10 दिन के लिए बंद हो गई, हम तो रेडी थे, हमें 10 दिन काम नहीं किया, उसका मतलब वो आपकी सैलरी काट नहीं सकते, इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रेजेंट। दूसरा, आपके पास कैजुअल लीव है और वो कैजुअल लीव में आपको फुल सैलरीज मिलती है। अगर आपको फुल सैलरी मिलती है और उस टाइम अगर आप बाहर गए तो ऐसी केस के अंदर भी वो आपको प्रेजेंट ही गिना जाएगा। थर्ड, लेडीज़ के लिए है वो मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक्स। 12 वीक्स तक अगर आप नहीं आए तो भी उसको प्रेजेंट ही मान लिया जाएगा। ध्यान से देखो, ये 12 वीक्स है, 12 मंथ्स नहीं है। ओके, 12 वीक तक अगर आप नहीं आए तो उसको प्रेजेंट ही मान लिया जाएगी। तो यहाँ पे केस वो कैसे पूछते हैं कि मान लो कि हम ये अभी 190 वाली बात कर रहे थे, तो बोलेंगे एक लेडी थी, वो पूरे साल के अंदर 150 डेज आई, तो हमें क्या लगेगा, ओके ये तो इसको कंटिन्यूस ईयर नहीं मानेंगे क्योंकि 190 होना चाहिए। फिर वो ऐसा लिखा है कि वो लेडी 50 दिन के लिए मैटरनिटी लीव पे थी, तो क्या करना है, वो एब्सेंट है लेकिन उसको क्या मान लेना है आपको, प्रेजेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक्स। 12 वीक्स यानी अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। तो यहाँ पे वो 50 आप 150 के साथ ऐड करोगे तो 200 हो जाएंगे। तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीटेड ईयर। और मान लो कोई डिसेबलमेंट हो गया है, डिसेबलमेंट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई अपने वहाँ काम कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया और उसको कुछ लग गया, तो अभी वो 10 दिन नहीं आ सकता, 20 दिन नहीं। ये एक्सीडेंट है ना, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, काम करते वक्त अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वो एब्सेंट है, तो भी हम उसे क्या मान लेंगे, प्रेजेंट। अभी देखिए, अभी बेसिक सब डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। अभी हम जब आप देखोगे मुनीस में आगे 1.5-2 पेज तक उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स बोले हैं, और क्वेश्चन आंसर अब है ना, आप देखे बिना करो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर खुद सोचो इसका आंसर क्या होगा और उसके बाद चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे आप जो सुन रहे हो उसमें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली विल डिस्कस, एक पेज में समराइज फॉर्म में मैं सब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लूँगा नाम के साथ कि भाई मिस्टर एस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था और ये आंसर है, ये क्वेश्चन था और ये आंसर है, उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।